हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? वेलकम टू ड्रीम सेतु। तो अगर आप ऑनलाइन हो तो एक बार मुझे कंफर्म कर दो, है ना? या तो मैसेज डाल सकते हो या तो एक बार बता दो इफ यू आर देयर। सो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं टीचिंग में, एंड दिस इज द एंडिंग पार्ट ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड। सो वी कैन से दैट कि हमने सबसे पहले टीचिंग किया, उसके बाद में लर्निंग को कंप्लीट किया। नाउ जैसे कि हमेशा होता है कि क्या हुआ करता है ना कि पहले होती है टीचिंग, टीचिंग के बाद बच्चे करते हैं लर्निंग। लेकिन एक पॉइंट आता है कि लर्निंग हुई कितनी, ये कैसे पता चले कि टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस अपने अचीवमेंट को गेन करने में कितना सक्सेस रहा, ये कैसे पता लगे। इसका एंड पार्ट होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन। सो आज का हमारा टॉपिक भी रहेगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है? सो इवैल्यूएशन का मीनिंग होता है, हिंदी में इसको मूल्यांकन बोलते हैं। यानी कि आपको पता है कि टीचर एक गोल फिक्स करता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक गोल फिक्स किया जाता है लर्निंग से पहले, टीचिंग और लर्निंग से पहले जिसे टीचर फिक्स करता है। और इस गोल को अचीव करने के लिए कि एक स्टूडेंट ने अपने गोल को कितना अचीव किया है और कितना अचीव नहीं कर पाया है, इसी को हम जब देखते हैं तो उसे मूल्यांकन कहते हैं कि एक स्टूडेंट अपने गोल के कितने नजदीक पहुंच पाया है या नहीं पहुंच पाया है, या उसे क्या प्रॉब्लम आई है। जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं ना कि एक स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है उसके गोल को अचीव करने में, या उसने अपने गोल को कितना अचीव किया है, सो इसे ही इवैल्यूएशन कहते हैं। इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है यह जानने का कि बच्चों ने या स्टूडेंट्स ने कितना अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल को अचीव किया है, यही होता है इवैल्यूएशन। क्लियर है? आई एम रीडिंग दैट कि मैं आपसे अब बताता हूं, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं कि एवेल्युएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। यह एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ गैदरिंग, यह जानने के लिए, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन, यह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि टू एक्सटेंड टू विच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड, कि जो ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्ट किए गए थे, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टीचर द्वारा या जो गोल टीचर द्वारा फिक्स किया गया था, उनको स्टूडेंट ने कितना अचीव किया है, ये ही जानने के लिए, इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ये बोल रहा है कि इवैल्यूएशन इज ए वाइडर टर्म as play a very important role in the teaching learning process। ये क्या है? इवैल्यूएशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इवैल्यूएशन इज ए मीन टू डिटरमाइन द ग्रोथ एंड चेंज। ये यह भी बताता है कि एक स्टूडेंट ने अपने लर्निंग में कितना ग्रोथ किया, अचीवमेंट बताएगा तो उसकी ग्रोथ भी बताएगा ना कि कितना उसने ग्रोथ किया है, और उसके बिहेवियर में चेंज कितना आया है, कितना बदलाव हुआ है। इन दो चीजों को भी इवैल्यूएशन के थ्रू जाना जाता है कि कितनी ग्रोथ हुई है, यानी कि उसने अपने गोल को कितना अचीव किया है, और सेकंड पॉइंट है कि चेंज, उसके बिहेवियर में कितना चेंज आया है, टेकिंग प्लेस इन पीपल्स एज ए रिजल्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। और ये टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस का लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो हम इसमें एक अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन होता है कि जो टीचर द्वारा एक गोल फिक्स किया गया है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स ने उनको कितना अचीव किया है ये जानने के लिए हमें इवैल्यूएशन करना होता है। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है
एंड इससे हमें पता चलता है कि एक स्टूडेंट ने कितना ग्रोथ किया है और उसके अंदर बिहेवियर में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या चेंजेस आए हैं। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो जो भी ऑनलाइन है। यस प्राची, साक्षी, एक बार मुझे कंफर्म करो अनम्यूट करके माइक को। समझ में आया या कुछ और भी एक्सप्लेन करना है? आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है क्या बेटा? सर डन, आ रही है आवाज। ओके प्राची, इसको स्क्रीन भी क्लिक कर लेना बेटा, ठीक है? स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे एंड ये अब बात करता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है भाई? क्या होता है प्राची? ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग क्या होता है? उद्देश्य, है ना? कि इसके उद्देश्य क्या है। तो अगर हम एक नॉर्मली एक कॉमन लैंग्वेज में ऐसे ही डिस्कस करते हैं विदाउट अपने डॉक्यूमेंट्स को या अपने कंटेंट को बिना देखे, एक बार सोचो कि इवैल्यूएशन से क्या क्या ऑब्जेक्टिव, क्या क्या उद्देश्य कंप्लीट किए जाते हैं। देखो, अगर मैं नॉर्मली कहूं कि कोई बच्चे ने कितना ग्रोथ किया है और उसके बिहेवियर में कितना चेंज आया है, ये हम इवैल्यूएशन से पता लगाते हैं। एक टीचर द्वारा एक बच्चे ने कितना अचीव किया है, ये उनके स्टूडेंट, उसके पेरेंट्स को कैसे पता चले? इवैल्यूएशन के थ्रू पता चलता है। एक बच्चे की वीकनेस क्या है, वो कहां पर कमजोर है, अगर ये सब हमें जानना है तो इवैल्यूएशन से पता चलता है। एंड इट जो मैं अब पॉइंट बोलने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टीचर का भी, एक टीचर का के लिए भी ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है? जैसे कि इसमें एक पॉइंट दिया गया है और वो पॉइंट है कि टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ टीचर, टीचर की योग्यता को भी इवैल्यूएशन के थ्रू मापा जाता है। कैसे? देखो, मैं आपसे बताऊं कि अगर हमारी एक क्लास है, राइट, ये हमारी क्लास है, क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट है, अगर इसमें से 8 स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, राइट, और 2 स्टूडेंट हर क्लास में ऐसे अक्सर हुआ करते हैं कि वे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें पास होना है या फेल होना है, लेकिन 8 जो हैं वो पास हुए। अब हम एक दूसरी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इस क्लास में एक 10 स्टूडेंट थे और लेके आए हैं, वो कहीं ना कहीं टीचर की भी कमी है, कहीं ना कहीं टीचर में भी वीकनेस है, जिस वजह से इतना हैवी रिजल्ट या इतना बेकार रिजल्ट का आया है। तो ये कहां से पता चलेगा? ये भी इवैल्यूएशन से पता चलेगा। अगर एक टीचर ने ताकत लगा के मेहनत की होगी, बच्चों को समझाने के नए नए मेथड्स का यूज किया होगा, तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि 2015 में क्वेश्चन है कि इवैल्यूएशन टीचर के लिए कोई मान्यता रखता है क्या? टीचर से कुछ रिलेशन है क्या इसका, इवैल्यूएशन का? तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि इवैल्यूएशन तो सिर्फ लर्नर्स का होता है, तो टीचर की इफिशियंसी इससे मेजर नहीं कर सकते। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड पॉइंट नंबर 5th एंड 6th लिखा हुआ है आपके नोट्स में, अवेलेबल है, उसको एक बार लर्न करना। ये लिखा है कि टू मेजर द इफिशियंसी ऑफ टीचर, टीचर की इफिशियंसी को मापने के लिए भी इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि मान लो वो नहीं आते, वो फ्लाइंग टाइप्स आता है क्लास में, जैसे टीचर बैठे हुए हैं और वो आगे पूछते हैं आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो। आई न्यू दैट कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी है कि टीचर एप्पल की स्पेलिंग तक नहीं लिख पाए। तो वो जो टीचर एक एप्पल की स्पेलिंग को नहीं लिख पाया है, ये घटना शायद बिहार स्टेट में कुछ घटी थी कि एक टीचर थे, वो एप्पल की स्पेलिंग नहीं लिख पाए थे। तो अगर एक टीचर एप्पल की स्पेलिंग नहीं लिख सकता तो उसने बच्चों को सिखाया क्या होगा? सो इवैल्यूएशन उन्हें भी मेजर करता है, ठीक है? क्लियर है? और क्या हो सकता है भाई? इवैल्यूएशन ही हमें मदद करता है कहीं सिलेक्शन में हमारे, है ना? किसी जॉब में सिलेक्शन, किसी कंपनी में सिलेक्शन, कहीं भी हम सिलेक्ट होते हैं तो वो भी इवैल्यूएशन के थ्रू होता है। क्योंकि आप जानते हो
कि अभी का दौर कौन सा है, कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन्हीं के द्वारा हमारा इवेल्युएशन होता है। तो हम, और अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो वो भी इवेल्युएशन के द्वारा होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें हाई कोर्स में, यानी कि आप सबने ऐसा किया होगा कि पीजी की डिग्री को आपने पाने से पहले क्या बोलते हैं उसको, एंट्रेंस एग्जाम सॉरी एंट्रेंस एग्जाम सभी ने दिया होगा, वो भी तो हमारा इवेल्युएशन ही है कि हमें किसी हाई डिग्री में, अब हाई डिग्री में या हाई लेवल के कोर्स में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए भी इवेल्युएशन किया जाता है। तो ये हमने कॉमन सी लैंग्वेज में बात की है, एंड ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है। अब करते हैं रीडिंग। फॉलोइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इवेल्युएशन की ये ऑब्जेक्टिव्स है, टू डायग्नोसिस द वीकनेस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर, ये डायग्नोज करता है या बताता है वीकनेस, कमियां लर्नर्स की, और उसे सीखने में क्या क्या डिफिकल्टी आ रही है, हमने पहले ही डिस्कस किया था। सेकंड पॉइंट है टू टेस्ट द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, ये टेस्ट करने के लिए बच्चे ने कितना अचीवमेंट प्राप्त किया है, अपने गोल के कितने नजदीक पहुंचा है या कितना फेल हुआ है, वो भी हमने डिस्कस किया था। फिर है इन हेल्प द प्रोग्नोस, प्रोग्नोस का मतलब होता है प्रॉब्लम को आउटकम करना, यानी कि इवेल्युएशन के थ्रू प्रॉब्लम्स जो होती है ना वो सामने आ जाती है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है किसी चीज को समझने में, वो प्रॉब्लम्स सामने आ जाती है, इवेल्युएशन से पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। एंड नेक्स्ट है द फैमिली द टीचर विद द नेचर ऑफ द पीपल लर्निंग डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि ये क्या करता है, इसी से हमें पता चलता है कि एक जो लर्नर है उसने कितना प्रोग्रेस किया है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना बिहेवियर में चेंज आया है, कितनी उसने ग्रोथ की है। नेक्स्ट है टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ टीचर, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मेजर करने के लिए एक टीचर की क्या, एक टीचर को मैं मेजर करने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसकी योग्यता को देखने के लिए। टू मेजर द फिटनेस ऑफ स्टूडेंट फॉर प्रमोशन एंड एडमिशन टू हायर कोर्सेज, मैंने अभी आपको बताया था कि क्या किसमें भी मदद करता है, जो हाई कोर्सेज है उनमें एडमिशन लेने में भी हेल्प करता है। इट टू हेल्प इन द सिलेक्शन में भी हेल्प करता है। एंड टू एक्वायर द पेरेंट्स विद द प्रोग्रेस ऑफ देयर वर्ड्स मतलब ये कहना चाहिए, बोलते हैं कि एक पेरेंट्स को ये कैसे पता चले कि उनका बच्चा अच्छा अचीवमेंट कर रहा है या अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो उसका भी एकमात्र तरीका होता है इवैल्यूएशन। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के फंक्शंस की हम बात करते हैं। फंक्शंस क्या है एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। द फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन आर एज फॉलोज। एक तो फीडबैक, सबसे बड़ा तो भैया यही होता है फीडबैक, है ना। इसमें फीडबैक मिलता है, बच्चों को भी मिलता है और टीचर को भी मिलता है। साथ के साथ जब भी इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएशन करते हैं तो फीडबैक मिलता है। कैसे फीडबैक मिलता है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम एकदम से सामने आ जाती है ना। मोटिवेशन, अगर कोई एक स्टूडेंट है बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो वो मोटिवेट हो जाता है इवैल्यूएशन के बाद। यानी कि अगर आपके नंबर आपको ये पता चल रहा है कि आपको यूजीसी नेट में आपके मार्क्स आए हैं 240 300 में से, तो आप मोटिवेट ऑलरेडी ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाओगे, है ना, खुश हो जाओगे और ज्यादा प्रोग्रेस करने की सोचोगे कि चलो और मेहनत की जाए, है ना, जब आगे अपनी पीएचडी करोगे। नेक्स्ट बेटर गाइडेंस, अच्छा गाइडेंस मिलेगा। रेमिडिएशन का मतलब होता है नए नए उपाय, अलग अलग उपचार, है ना, कि आप जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है उस प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है या उस प्रॉब्लम को दूर कैसे करना है। देन रिवीजन ऑफ करिकुलम, सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट टू पेरेंट्स, वो ही सारे फंक्शंस हैं जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़े थे। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। सो लिख देते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इसे 3 जगह ब्रेक करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है।
है ना, और बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। फर्स्ट होता है बेसिस ऑफ नेचर, बेसिस ऑफ नेचर। दूसरा होता है बेसिस ऑफ फेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, बेसिस ऑफ फेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। बेसिस ऑफ फेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एंड लास्ट जो हम पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रेफरेंस, नेचर ऑफ रेफरेंस। चलो करते बढ़ते हैं आगे। तो हमने, अगर हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, तो 3 प्रकार में हमने 3 जगह पे इनको डिवाइड कर दिया, नेचर के बेस पे, इंस्ट्रक्शन और फेसिस के बेस पे, और रेफरेंस के बेस पे। अब अगर हम बात करते हैं बेसिक की, तो भैया इसमें 3 टाइप के हमें मिल जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, पहले लिख लो क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, एक होता है क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। थोड़ा सा यहाँ करो क्योंकि उधर भी आपको लिखना है। हाँ, एक हो गया आपका क्वांटिटेटिव, एक हो गया क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, सो कोई मुझे बताएगा, अगर मैं क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन की बात कर रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या होगा? सो इसका मीनिंग होता है, मैं आपको बता देता हूं कि क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन होता है या उस प्रकार का इवैल्यूएशन होता है जो नंबर पे बेस होता है, नंबर बेस्ड। और ऐसे कौन कौन से इवैल्यूएशन होते हैं? तो हम सबके साथ हुआ है ऐसा। क्या क्या होता है भैया? देखो, ओरल क्वेश्चन पूछ लिए गए होंगे तब भी हमें नंबर मिले होंगे, रिटर्न में हमसे क्वेश्चन किए गए कराए गए होंगे या टेस्ट लिए गए होंगे तो भी रिटर्न, और असाइनमेंट आपको मिले होंगे उसके भी मार्क्स मिलते हैं, है ना। प्रैक्टिकल आपने किए होंगे उसके भी मार्क्स मिलते हैं। सो अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव का मतलब है इस प्रकार की इवैल्यूएशन जो नंबर बेस होते हैं। एंड कौन कौन से होते हैं? ओरल होता है, रिटन होता है, असाइनमेंट होता है, प्रैक्टिकल होता है। अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें कि सर क्वालिटेटिव क्या होता है, तो क्वालिटेटिव वो होते हैं जो चेक करने के लिए काम आते हैं। क्या? एटीट्यूड एंड बिहेवियर, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। एटीट्यूड और बिहेवियर को जो इवेल्युएट करते हैं वो क्वालिटेटिव का मतलब ही होता है गुणात्मक, और वो एटीट्यूड और बिहेवियर को चेक इवेल्युएट करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? मेथड्स हो सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन के साथ आप क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इंटरव्यूज ले सकते हैं उनके, इंटरव्यूज ले सकते हैं, स्किल रेटिंग, है ना, ये रेटिंग होता है। और एक होता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होता है? चेकलिस्ट होता है उसमें कुछ क्वेश्चन लिखे रहते हैं, देखो इस टाइप का होता है चेकलिस्ट, है ना। ये एक इस टाइप का टेस्ट होता है, इसमें यहाँ पे एक ऐसे होंगे,
और इनके सामने क्वेश्चन लिखे रहते हैं कुछ, यहां ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे और इनका आंसर होता है या तो राइट या तो रॉन्ग। आपने देखा होगा ना ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, है ना। तो इसमें बिहेवियर को चेक करने के लिए चेकलिस्ट होती है जिसमें राइट रॉन्ग करके हम आंसर देते हैं। तो इस चेकलिस्ट से भी हमारा एप्टीट्यूड और बिहेवियर को इवेलुएट किया जा सकता है। एंड रेटिंग, ये तो आप नॉर्मली बहुत जगह यूज करते हो, है ना, कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बाहर से मंगाते हो, है ना, आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाते हो तो आपको आते हैं ना कि स्टार्स बने हुए आते हैं, कितने स्टार्स देते हो, कितने की आप रेटिंग दोगे, 1 to 5 दोगे या 2 रेटिंग दोगे या 3 स्टार दोगे या 5 स्टार दोगे, ऐसे करके रेटिंग आती है। तो वो भी क्वालिटी के ही तो चेक करते हैं, अपनी क्वालिटी को ही चेक करते हैं। सो क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें तो एटीट्यूड और बिहेवियर को इवेल्युएट करने के लिए क्वालिटेटिव मेथड का यूज करते हैं जो नेचर में आता, बेसिस ऑफ नेचर में आता है। इसमें यूज किया जाता है ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, चेकलिस्ट, रेटिंग। एक और आता है भैया नेचर के ही अंदर, उसका नाम थोड़ा सा हम यहां लिख सकते हैं और इसका नाम है कम्युलेटिव। अब ये कम्युलेटिव क्या होता है? कम्युलेटिव इवैल्यूएशन, कम्युलेटिव इवैल्यूएशन होता है आप आज तक जिस भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, जहां भी आप पढ़े होंगे ना, आपका एक फिक्स रिकॉर्ड उस स्कूल में मिलेगा या उस कॉलेज में आपको मिलेगा, वही आपका कम्युलेटिव इवैल्यूएशन होता है। यानी कि अगर हमें आपके 10th स्कूल के बारे में, हमें 10th तक की क्लास के बारे में कुछ जानना है, कोई जानकारी चाहिए, कैसा हमारा बिहेवियर था, कैसे हम रहते थे, तो जिस स्कूल में हम पढ़ते थे ना, वहां पे हमारा एक ऑल ओवर डाटा मिलेगा, आपके नोट्स में अवेलेबल होगा। देखो लिखा हुआ है ना, ये स्पेशलाइजेशन ऑफ द कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, स्कूल कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। इसमें स्कूल कम्युनिटी एक वो नहीं होता, जब हम छोटे थे तो एक कार्ड मिला करता था जिसमें मार्क्स आते थे और वो कार्ड में 2 पेज होते थे। वो एक पेज होता था क्वांटिटेटिव का और दूसरा पेज क्वालिटेटिव का होता था, जिसमें एक कम्युलेटिव भी होता था। कम्युलेटिव स्टार्टिंग में ही होता था, नाम, पता, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पूरी तरीके से बच्चे की एज, किस साल से किस साल तक पढ़ा है, एवरीथिंग। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो कम्युलेटिव इवैल्यूएशन को आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो, जो एक कॉलेज या स्कूल प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसमें हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, रिकॉर्ड रहता है, कहां से है, नाम क्या है, फादर नेम क्या है, एंड पूरी डिटेल रहती है। उसे ही कम्युलेटिव क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन बोलते हैं। दैट क्लियर? यस, एनीवन? ये क्लियर है आपको? कोई इसमें क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रतीक, यस सर। क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन के फेज के आधार पर इवैल्यूएशन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बेस पर होते हैं 3-4 प्रकार के। फर्स्ट होता है प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और सबमिटिव। पहला होता है प्लेसमेंट, दूसरा होता है फॉर्मेटिव, तीसरा होता है डायग्नोस्टिक और एक होता है सबमिटिव। सबमिटिव यानी कि अब हम चार के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको रीड करके भी बताऊंगा, लेकिन एक ऑल ओवर आइडिया लेते हैं कि ये चीज क्या होती है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को एंटर बिहेवियर भी बोलते हैं, एंट्री बिहेवियर, याद रखना, एंट्री बिहेवियर। क्यों? सो राथिव, अब मुझे ये बताओ कि
एक टीचर, मैंने आपको ये बताया था कि टीचिंग के ना कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स क्या थे, कोई मुझे बताएगा? टीचिंग के स्टेप्स हमने 5 to 6 स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे, शायद फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मे बी कि फर्स्ट क्लास में ही किए थे टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो बताओ क्या होता है, उसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपको वो लर्न है तो इसे इजी करना, इसे लर्न करना और भी इजी हो जाएगा। बताओ मुझे वो क्या था? सर टीचिंग के स्टेप्स, हाँ, टीचिंग के कौन से स्टेप्स बताइए सर? वो अंडरस्टैंडिंग वाला, मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग। नहीं वो तो लेवल्स थे, मैंने आपको बताया होगा जरूर कि सबसे पहले टीचर एक गोल को फिक्स करता है, फिर प्रायर नॉलेज लेता है बच्चों की, फिर उसी बेस पे प्लान बनाता है, प्लान के बाद में टीच करता है, फिर इवेलुएट करता है और फिर रीटीच करता है। ये मैंने आपको जरूर बताए होंगे स्टेप्स, यस सर, यस सर। फर्स्ट फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। तो यस जब सर। एक टीचिंग के होने से पहले, एक टीचिंग स्टार्ट होने से पहले, है ना, कोई पॉइंट पढ़ाने से पहले टीचर बच्चों की जब प्रायर नॉलेज चेक करने के लिए इवेल्युएट करता है ना, राइट? भाई हमें कैसा पता चले कि बच्चों को किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, कितनी है? अगर मैं ये जानता हूं कि बच्चे ना प्लस करना, एडिटिंग ऐड करना जानते हैं, तो पहले मैं बच्चों से ना कुछ ऐड करवा के देख लेता हूं, राइट? अभी मुझे उन्हें पढ़ाना है कुछ, है ना, और मुझे उन्हें ऐड के बारे में, या चलो मल्टीप्लाई, क्योंकि ऐड तो चलो समझ में आ जाता है, मल्टीप्लाई 1 नंबर से भी होता है, 2 नंबर से भी होता है, 3 नंबर से भी हम सीखते हैं। तो अगर मुझे बच्चे का नॉलेज ये पता करना है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, तो पहले मैं 1 दे के देख लूं, अगर इससे बच्चे ने कर लिया तो फिर मैं 2 दे के देख लूं कि 2 नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर सकता है क्या। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये सेकंड एग्जांपल हो गया। अगर वो 2 से भी कर लेता है तो अब उसे सिखाना आसान हो जाएगा, यानी कि उसे 3 से सिखाना इजी हो जाएगा। किसी पॉइंट को पढ़ाने से पहले या किसी स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज चेक करने के लिए जो इवेल्युएशन किया जाता है, जैसे मैंने 1 नंबर से कराया फिर 2 नंबर से कराया, इसे ही प्लेसमेंट इवेल्युएशन बोलते हैं। टीचिंग को या क्लास को स्टार्ट करने से जस्ट पहले जो इवेल्युएशन किया जाता है उसे ही प्लेसमेंट बोलते हैं। बताओ क्लियर है कि नहीं? अब आपके नोट्स में कंप्लीट नोट्स को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर पे देखो, सेकंड नंबर की एक लाइन लिखी है, इट असर्टेन, यह जानकारी देता है या पता लगाता है द नॉलेज एंड स्किल द स्टूडेंट प्रोसेस, कि जो स्टूडेंट का स्किल है और उसकी नॉलेज है, उसका प्रोसेस क्या है या उसे कितनी जानकारी है किसी सब्जेक्ट के बारे में। द लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली दिस पॉइंट, इट इज सिंगल लाइन। एंड सेकेंड पॉइंट इज, ये जो लिखा है ना, इवेल्युएशन ऑफ एंट्री बिहेवियर इज जस्ट डन बिफोर टीचिंग स्टार्ट। ये 2 लाइन इसमें पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको एक बार क्लास को ऑफ होने के बाद भी पढ़ना है, और जरूर पढ़ लेना कि ये क्या करता है, बच्चों के स्किल्स और उसकी नॉलेज, उसे कितनी नॉलेज है उसकी जानकारी निकाल बताता है, ठीक है। और इसे एंट्री बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। किसी भी टीचिंग को, किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से जस्ट पहले जो इवेल्युएशन किया जाता है उसे ही प्लेसमेंट इवेल्युएशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को इंटरनल इवेल्युएशन भी बोलते हैं। इसमें एक वर्ड मिसिंग है, इट इज आल्सो नोन एज इंटरनल वैल्यूएशन, नहीं है, इंटरनल इवेल्युएशन बोलेंगे। इंटरनल इवेल्युएशन क्या होता है, तो चलो सिंपल सी एक बार कॉमन लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मेटिव या इंटरनल इवेल्युएशन होता है, किसी क्लास में आपके साथ ऐसा हुआ होगा, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और क्वार्टरली टेस्ट, जो किसी विषय के बारे में कि बच्चे को सीखने में क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसका रेमेडीज, प्रॉब्लम और उसकी रेमेडीज, इन सब के बारे में पता लगाता है, उसे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं।
इसीलिए इसे इंटरनल इवैल्यूएशन बोला गया है। इंटरनल इवैल्यूएशन यानी कि किसी भी कोर्स के अंतर्गत, कंप्लीट कोर्स नहीं हुआ है, अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे हो जाती है ना, एक यूनिट खत्म हो गई या एक चैप्टर खत्म हो गया, जैसे लिए जाते हैं मंथली टेस्ट, लिए जाते हैं वीकली टेस्ट, लिए जाते हैं क्वार्टरली टेस्ट, लिए जाते हैं, वो सब आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। इसमें एक लाइन है, थर्ड नंबर की लाइन को ध्यान से देखेंगे कि दिस इवैल्यूएशन गिव स्टूडेंट फीडबैक। ये इवैल्यूएशन बच्चों को फीडबैक देता है, किस चीज का देता है? रिगार्डिंग हिज हर सक्सेस फेलियर अचीविंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये बच्चों को बताता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स उन्हें अचीव करने हैं वो उसे पास करने में कितने पास है, या उसके कितने नजदीक है, या कितने फेल है, या उससे कितना दूर है, इस चीज को ये बताता है। एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है। एंड जस्ट इस सेकंड लाइन को देखेंगे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इंस्ट्रक्शन एंड रेमेडीज मोर इफेक्टिव। क्या कहता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो बताता है, क्या बताता है? इंफॉर्मेशन देता है, किस चीज की? फॉर मेकिंग इंस्ट्रक्शन एंड रेमेडीज, उपचार, रेमेडीज का मतलब होता है उपचार या प्रॉब्लम सॉल्विंग आप बोल सकते हो, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है किसका? द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है, सॉरी, मोर इफेक्टिव, उसे और ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए। अब हम इसके एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि एग्जाम्पल दिए रहते हैं और पूछ लेते हैं कि बताओ प्लेसमेंट से रिलेटेड है, फॉर्मेटिव से रिलेटेड है, डायग्नोसिस से रिलेटेड है, या सबमेटिव से रिलेटेड है। तो इसके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल है यूनिट टेस्ट, यूनिट एंड टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, वीकली टेस्ट, इसीलिए इसे इंटरनल इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। और डायग्नोसिस से पहले हम सबमेटिव को करेंगे, डायग्नोसिस से पहले हम सबमेटिव को करेंगे, क्योंकि फॉर्मेटिव इंटरनल है तो सबमेटिव एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन माना जाता है, यानी कि अगर इसे एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहें तो कह सकते हैं कि जब एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है और उसका टेस्ट लिया जाता है कंप्लीट कोर्स का, उसे सबमेटिव, सब मतलब सम हम याद रख सकते हैं, सम से सब, पूरा कोर्स, जब हम पूरे कोर्स को क्या कर देते हैं, कंप्लीट कोर्स को कोर्स का टेस्ट लेते हैं तो उसे सबमेटिव या एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कहते हैं। क्या समझ में आया? समझ में आया सबको? सबमेटिव समझ में नहीं आया सर। देखो, वीकली टेस्ट अब की बार आएगा, ध्यान देना, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, वो सारे तो फॉर्मेटिव हो गए, इंटरनल हो गए। आपका ईयरली एग्जाम होता है, जैसे आप फर्स्ट क्लास में थे, आपका कोर्स पूरा हुआ, ईयरली एग्जाम हुआ, तो वो जो ईयरली एग्जाम आता है वो पूरे कोर्स में से आता है। अगर आपका मैथ का एग्जाम होगा तो पूरे मैथ में से आएगा, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक यूनिट से आएगा, राइट? वो ही सबमेटिव एग्जाम होता है, वो ही सबमेटिव इवैल्यूएशन होता है जो पूरे कोर्स में से आता है, ना कि किसी यूनिट से, ठीक है? ओके सर। अब क्लियर है? इसमें लिखा है, अगर हम सबमेटिव की बात करें तो इसमें एक लाइन है कि इट इज डन एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, इसे किया जाता है एक कोर्स के कंप्लीट होने के बाद, ठीक है? ओरल भी हो सकता है, रिपोर्ट भी हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, टर्म पेपर एंड टीचिंग मेड अचीवमेंट टेस्ट एंड इट शो हाउ गुड हाउ सेटिस्फाइड द स्टूडेंट इज द accomplishing द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि एक बच्चे ने अपने ऑब्जेक्ट को कितना अचीव किया है पूर्ण रूप से, ये बताता है, ये बताता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सब क्लियर? अब हम डायग्नोस्टिक की बात करेंगे। डायग्नोस्टिक क्या होता है? ये फॉर्मेटिव से एक स्टेप फर्दर होता है, एक स्टेप फर्दर। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है एकदम से इवैल्यूएट करना, एकदम से कैसे? आपने आपके भी क्लास में, आपके कोई स्कूल में, मैं नहीं जानता ऐसा कोई टीचर रहा होगा या ना रहा होगा, कभी कभी ना टीचर क्या करते हैं कि जैसे गुस्सा आया हुआ है टीचर का, ना कभी कभी मूड खराब है ना, और वो आके एकदम से बोल देता है कि मैं अभी आपसे 4 या मैं
आपसे अभी 4 लेसन के ना टेस्ट लेने वाला हूं, या मुझे 4 लेसन सुनाने हैं आपको अभी जस्ट एकदम, तो वो होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इमीडिएट प्रॉब्लम खड़ी हो जाना, इमीडिएट प्रॉब्लम सामने खड़ी हो जाना, उसी को डायग्नोस्टिक बोलते हैं। एक बार रीड करते हैं, इसमें एक लाइन है कि द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन गोज ए स्टेप फर्दर एंड ट्राई टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन। क्या करता है ये, एक नेक्स्ट स्टेप या फर्दर स्टेप या ऊपर वाला स्टेप है, आगे का स्टेप है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से ये प्रोवाइड करता है, कोशिश करता है प्रोवाइड करने की एन एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉसिबल केसेस, जैसा कि संभव हो सके, फॉर प्रॉब्लम्स इन लर्निंग, जो भी सीखने में प्रॉब्लम आ रही है उन पर सॉल्यूशन देने का काम करता है डायग्नोस्टिक, और ये इमीडिएट देता है। जैसे कि नीचे की लाइन लिखी हुई है, ध्यान से देखेंगे, दिस हेल्प द टीचर इन करेक्टिंग, यह मदद करता है अध्यापकों को सही करने में, द प्रॉब्लम्स इमीडिएट देयर बाय इंप्रूविंग द कोर्स, जो कोई समस्या एकदम से कोर्स में प्रेजेंट हो जाती है उसको करेक्ट करने के लिए हेल्प करता है टीचरों को डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। यानी कि अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर इमीडिएट एक्शन करने के लिए इवैल्यूएशन करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहलाता है। क्लियर है? ये जो मैंने आपको लाइन बताई है पैराग्राफ्स में से सिर्फ उन्हें अंडरलाइन कर लेना, वो ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिफरेंस, नेचर ऑफ रिफरेंस की। इनका नाम भी याद रखना क्योंकि 2019 में क्वेश्चन है फॉर्मेटिव की जगह इंटरनल इवैल्यूएशन। और अगर आपको जो ये एक फैक्ट होता है, ये आपको हर जगह मिलता है कि अगर ना किसी चीज का कोई और अदर नेम भी होता है तो क्वेश्चन जब भी यूजीसी करता है उस अदर नेम से करता है। फॉर्मेटिव से क्वेश्चन कभी नहीं आया है, हमेशा इंटरनल इवैल्यूएशन से आता है। सबमिटिव से क्वेश्चन नहीं आता है, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन से आता है। ठीक है, तो इनके सेकंड नाम याद होना बहुत जरूरी है। सो ना अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ रिफरेंस। रिफरेंस के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस और एक होता है नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस, एक बार इसका ना आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, ठीक है, और उसके बाद में मैं मुझे 2 एग्जांपल देने हैं जिससे आप ऑटोमेटिक इसे समझ जाओगे। सो करो एक बार, राखी स्क्रीनशॉट करके इन्फॉर्म करो। हो गया सर। चलिए मैं इसमें से कुछ चीजें रख कर रहा हूं, है ना, ताकि मैं इन दोनों चीजों को आपको एक्सप्लेन कर सकूं अच्छे से। चलिए देखो, मैं यहाँ पर कुछ, आप मुझे ये बताओ, 10th सभी ने किया है भाई, पोस्ट ग्रेजुएट में आए हैं तो 10th तो सभी ने किया होगा। तो 10th क्लास में एक एरिया रहता है, वो क्या होता है, अगर किसी भी स्टूडेंट के 60% मार्क्स आए होंगे तो उसे कौन सा डिवीजन मिला होगा, बताओ? फर्स्ट डिवीजन मिला होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट के 45 से 59 के बीच परसेंटेज आया होगा तो उसे सेकंड रैंक, यानी कि सेकंड कहते हैं ना, सेकंड पोजीशन आई है, इसकी सेकंड पोजीशन आ जाती थी। एंड अगर किसी के 33% से 45% तक मार्क्स मिलते थे तो उसे वो थर्ड से पास माना जाता था और 30 से नीचे फेल माना जाता था। राइट, सही है। अब मुझे मेरी एक बात बताओ, अगर एक बच्चे के 80% मार्क्स है, राइट,
तो उसे भी कौन सा डिवीजन मिलता? फर्स्ट। और इसी बच्चे के 60% मार्क्स है तो उसे भी कौन सा डिवीजन मिलता? फर्स्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। यानी कि एक एरिया फिक्स किया गया है या नहीं, एक एरिया फिक्स कर दिया गया है या नहीं, कि अगर आप इस रेंज में आओगे तो ये मिलेगा, इस रेंज में आओगे तो ये मिलेगा, इस रेंज में आओगे तो ये मिलेगा। जब एक स्टूडेंट का पार्टिकुलर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ये स्टूडेंट है, इसका नाम आप लिख लो, राम लिख लो, चलो राम एक स्टूडेंट है, और राम का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उसके क्राइटेरियन एरिया से कंपेयर किया जाए तो उसे क्राइटेरियन रेफरेंस बोलते हैं। इसमें अगर किसी बच्चे के छोड़ो, अगर 10 लाख बच्चों के भी 60% आते हैं तो राम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राम के फर्स्ट है 60% पे तो फर्स्ट है, चाहे 10 लाख आओ, 20 लाख आओ, 50 लाख आओ, कितने भी बच्चे आओ, अगर इसने 60% मार्क्स गेन किए हैं तो इसका फर्स्ट रैंक रहेगा या नहीं रहेगा? बताइए। यस सर, सेम यस और नो? रहेगा ना, ये चेंज नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि क्राइटेरियन रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है वो उसके पार्टिसिपेंट से कोई उस पर इंक्लूड नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी भी तरीके से उसे क्या नहीं कर सकता, इफेक्ट नहीं कर सकता। यानी कि एक इंडिविजुअल, अगर राम का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है और 20,000 50,000 बच्चे भी फर्स्ट आए हैं तो उससे राम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट क्लियर? यस सर। इसे ही क्राइटेरियन रेफरेंस बोलते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा जिससे हम नॉर्म रेफरेंस को समझेंगे। एक एग्जांपल हो गया आपका क्राइटेरियन का, और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं अब नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस, ये नॉर्म रेफरेंस क्या होता है ध्यान से देखना। आप सभी यूजीसी नेट का फॉर्म डालने वाले हो, एम आई राइट? या डाल भी दिया होगा, यस सर। है ना? मिनिमम 7 लाख या 8 लाख बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? आप भी इसमें पार्टिसिपेट करोगे। तो मान लो ये राम है जिसने यहां पर पार्टिसिपेट किया। भैया यहां पर रिजल्ट क्राइटेरियन नहीं है, यहां पर ध्यान से देखो, राम का रिजल्ट, ये जो 6 से 7 से 8 लाख बच्चे हैं ना, इनके रिजल्ट से इफेक्ट होगा। यानी कि राम के परफॉर्मेंस के कंपेयर उसके जो पार्टिसिपेंट्स है ना उनसे की जाएगी। अभी तक आपकी जो लिस्ट है, एक छोटा सी बात समझने की कोशिश करो कि जो हमारी यूजीसी नेट नेट की जो लिस्ट है वो 65 टू 70 के बीच में कंप्लीट हो जाता है। बट अगर 8 लाख में से मिनिमम 3 लाख बच्चे परसेंटेज 80% लेके आ जाएं तो क्या ये 65 से 70% ही रहेगा? वो तुरंत इसे 85% कर देंगे। एम आई राइट? यस सर। यस और नो? करेंगे नहीं करेंगे? तो करेंगे सर। यहां से ये सीखने को यहां से मिलेगा कि नॉर्म रेफरेंस में एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इफेक्टिव होता है इसके पार्टिसिपेंट से। क्या क्लियर है? यस सर। क्या क्लियर है? हाँ, तो इसे ही नॉर्म रेफरेंस बोलते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट कि नॉर्म रेफरेंस का यूज किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन में। किसी भी किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन में जो इवेल्युएशन होता है वो नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन होता है, यानी कि जिसमें किसी भी स्टूडेंट का पार्टिकुलर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या होता है, इफेक्टिव होता है उसके पार्टिसिपेंट से, और क्राइटेरियन में नहीं होता। यहां राम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने बच्चे फर्स्ट में आए हैं, उसने 60% यानी कि अगर हम किसकी इसमें 10th में आते हैं ना शायद 500,
500 6/100 यानी कि अगर 300 मार्क्स राम ने प्राप्त किए हैं तो चाहे कितने भी बच्चे ने किए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका परसेंटेज पर उसका जो रैंक है वो फर्स्ट रहेगा। ठीक है, और यहां पर ये इसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। यहां पे राम के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को उसके पार्टिसिपेंट इफेक्ट नहीं करेंगे, यहां पे राम के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को उसके पार्टिसिपेंट इफेक्टिव करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई डाउट है? इसमें जो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है उसका नाम है रिफ्लेक्टिव प्रोमोट्स। रिफ्लेक्टिव प्रोमोट्स बहुत ही सिंपल सा है। रिफ्लेक्ट प्रोमोट्स क्या होता है पता है? देखो इसमें लास्ट में एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है सेल्फ रिफरेंस्ड। अपने आप से अपना इवेल्युएशन करना। ऑनलाइन आप वो निकालते हो, जैसे कि आप जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो आप वो निकालते होंगे ना, क्वेश्चन पेपर निकालते होंगे और क्वेश्चन पेपर निकाल के क्वेश्चन करने की कोशिश करते होंगे, वहां आंसर भी रहते हैं, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है खुद से क्वेश्चन पेपर को लेना, या फिर ऐसा हो सकता है टीचर ने आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया हो कि आप अपना इवैल्यूएशन खुद करो, और वहां आप क्या करते हो, वर्क करते हो, अपना इवैल्यूएशन खुद करते हो। तो जब आप अपना इवैल्यूएशन खुद करते हो उसे रिफ्लेक्ट प्रोमोट्स कहते हैं। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? सो अभी हमारे पर्पस के बेस पे और रह गए हैं जिनको हम कल खत्म कर देंगे। ठीक है, इसमें से आपका इवैल्यूएशन यानी कि लगभग लास्ट टॉपिक चल रहा है, एक इसमें से आता है ना कंप्यूटर बेस, वो हो रह जाएगा जिसको हम कल और परसों की क्लास में कवर कर देंगे। 2 दिन में खत्म करेंगे और उसके जस्ट बाद स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, एक हैवी सब्जेक्ट रखेंगे, एक नॉर्मल सब्जेक्ट रखेंगे, ताकि एक तो क्या है ना, देखो 22 से 23 क्लासेस आपके टीचिंग में है ना। सो लॉजिकल रीजनिंग को हम 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ठीक है, सो यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। नहीं है सर। चलो तो आज के लिए ये काफी होगा, तो कल मिलते हैं सेम टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। एक बार रिवीजन जरूर करें, एक बार नहीं, कोशिश करें कि रिवीजन कंटिन्यूअस करें। अगर आपका रिवीजन कंटिन्यूअस होगा वो ही इफेक्टिव होता है। जितनी बार रिवीजन, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, बस डिपेंड करता है कि वो हमारी आंखों के सामने से गया कितनी बार है, या हमने उस पर रिवीजन या उस पर प्रैक्टिस कितनी बार की है। ठीक है, यही टीचिंग एप्टीट्यूड आपको बहुत ज्यादा हार्ड सुनने में लगा होगा जिसका ये सब्जेक्ट नहीं रहा होगा, लेकिन एक बार हो गया, दोबारा से आप रिवीजन एक बार करो, एक बार और करो। अगर आपने फ्री टाइम इस टॉपिक को रिवीजन कर दिया तो ये आपके लिए बेहद इजी हो जाएगा। ऐसे ही कहा जाता है कि कोई भी एग्जाम हार्ड नहीं होता, कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता, हमें आता है तो इजी और हमें नहीं आता तो हार्ड। ठीक है, सो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर डियर, अपना ध्यान रखें और कल मिलते हैं सेम टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मे भी ऐसा हो सकता है कि मुझे कल कॉलेज जाना पड़े, है ना, तो वी विल इन्फॉर्म यू अगर क्लास नहीं हो पाई। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कॉलेज से आके क्लास को लूं, मैं ब्रेक नहीं करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो वी विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको 4 बजे के समथिंग इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। बाय सर। ओके।